जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले दोस्तों कक्षा 12 भूगोल का चैप्टर नंबर हमारे सामने रहने वाला है, पांचवा चैप्टर, जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। तो ये जो है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था इस बुक का है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, आप रेगुलर हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहे। और यहाँ पर सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, नोट्स यहाँ पर कोई उतारने नहीं है आपको। ठीक है, 60 रुपए के अंदर कंप्लीट मिल जाएंगे, कंप्लीट मिलेंगे, मेरे द्वारा हस्तलिखित हैं और गजब तरीके से मैंने जो है वो तैयार किए हैं प्यारे मित्रों। ठीक है, तो ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये मिलेंगे आपको व्हाट्सएप पर। ये नोट्स आपको जो मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? व्हाट्सएप पर मिलेंगे। और ये है मेरे व्हाट्सएप नंबर, एक बार नोट कर लो आप सभी। 89। अगर मेरिट में आना चाहते हैं तो नोट्स आपके सभी के पास होने चाहिए, मेरे द्वारा हस्तलिखित। ठीक है, पिछली बार भी हमारा रिजल्ट अच्छा रहा है और अब की बार मैंने जो है, ठीक है, नोट्सों के अंदर और कुछ अपडेट किया है। तो प्यारे मित्रों, ये नंबर है 8955661301। इन नंबरों पर मैसेज कर दीजिएगा। 60 रुपए के अंदर आपको कंप्लीट दोनों बुक मिल जाएगी। एक बार नोट्सों को पढ़ के तो देखो दोस्तों, शानदार तरीके से लिख रखा है। ठीक है, शानदार तरीके से बना रखे हैं। आपको विश्वास नहीं होता है तो एक बार जो है पुराने स्टूडेंट को पूछना आप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल की जो है शॉर्ट लिस्ट में जाके आप देखो, कईयों ने ज्योग्राफी के अंदर पूरे 100 में से 100 नंबर लिए हैं। ठीक है, यानी बोर्ड एग्जाम में लेकर आए हैं। तो प्यारे मित्रों, आपके पास भी नोट्स होने चाहिए। और यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ और लाइव क्लास आप रेगुलर अटेंड करते रहो। चलो देखो, देखे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है भू संसाधन तथा कृषि। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं प्यारे मित्रों भूमि का उपयोग। अब चैप्टर का नाम ही क्या है? भू संसाधन तथा कृषि, मतलब भूमि, भूमि पर जो है प्रमुख संसाधन और इसका किस प्रकार उपयोग है। सबसे पहले देखो भूमि का उपयोग। भूमि के कुछ भाग पर आप देखेंगे तो नदियां आपको दिखाई देगी, कुछ भाग पर आप देखेंगे तो पहाड़ नजर आएंगे, कुछ भाग पर बिल्कुल समतल, कुछ भाग पर नदियां हैं, समुद्र हैं। ठीक है, तथा कुछ भाग पर इमारतें हैं। ठीक है, प्रमुख सड़कें स्थित हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब भूमि का अलग अलग उपयोग है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इसका वर्गीकरण हम करते हैं तो इस प्रकार से देखो, यहाँ से प्रश्न पुटअप होता है और बड़े नंबर के अंदर यहाँ से बन सकता है कि भू उपयोग वर्गीकरण कीजिए। भूमि का वर्गीकरण आप निम्न तरीके से भूमि का वर्गीकरण करो। तो प्यारे मित्रों, ये सब पॉइंट बाई पॉइंट आपको वैसे याद करने हैं और यहाँ से जो है लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक प्रश्न बनता है। सबसे पहले देखो, वनों के अधीन क्षेत्र, बंजर व्यर्थ भूमि, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि और स्थायी चारागाह क्षेत्र, विविध रूप फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि, निवल बोया क्षेत्र। इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो सब 9 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अगर बड़ा प्रश्न आ भी जाए कि भू उपयोग वर्गीकरण को समझाओ तो ये 9 पॉइंट आप उसमें लिख सकते हो और एक एक के बारे में कुछ जो 2-2, 3-3 लाइनें अपने मन से लिख सकते हैं। सबसे पहले देखो वनों के अधीन क्षेत्र। वनों के अधीन क्षेत्र में हम यहाँ पर बात करते हैं तो पहला पॉइंट आपके सामने क्या है? वनों के अधीन क्षेत्र। के अधीन क्षेत्र, वनों के अधीन क्षेत्र। तो सरकार द्वारा वनों के क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जाता है कि जहां वन विकसित हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो सरकार भी जो है वही वृक्षारोपण करेगी जहां वन विकसित हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो क्या करेगी? सबसे पहले सरकार का ये जिम्मेदारी है कि भाई वो वनों की देखभाल करे। ठीक है, तो ये वनों के अधीन क्षेत्र। दूसरा पॉइंट है आपके सामने बंजर व्यर्थ भूमि। अब कई बार प्रश्न पूछा गया, बंजर व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हो? बंजर व्यर्थ भूमि क्या है? तो देखो, ऐसी भूमि जो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा उसे कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, ऐसी भूमि को कहते हैं बंजर व्यर्थ भूमि। उदाहरण के तौर पर आपको मान लें तो देखो, बंजर पहाड़ी भूमि हो गई। अब बंजर पहाड़ी भूमि है तो उसके कृषि योग्य बना सकते हैं? नहीं। मरुस्थल हो गया, क्या उसको कृषि योग्य बना सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो एम कहने का मतलब यही है, बंजर व्यर्थ भूमि ऐसी भूमि जिसे प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, ऐसी भूमि को बंजर व्यर्थ भूमि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बंजर पहाड़ी भूमि हो गई और मरुस्थल हो गया। ये प्रश्न भी आप याद रखें, बंजर व्यर्थ भूमि यहां से शॉर्टकट में बन सकता है। इसके अलावा देखो अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, प्रमुख कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। इस वर्ग की भूमि का उपयोग सड़कों, नहरों, उद्योगों, दुकानों आदि के लिए किया जाता है। ये होती है गैर कृषि कार्यों में
प्रयुक्त भूमि। नेक्स्ट है स्थायी चारागाह क्षेत्र। इस प्रकार की अधिकतर जो भूमि है वो आपके ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। मतलब जो स्थायी चारागाह क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जहाँ पशुओं को चराया जाता है चारागाह, तो वहाँ पर जो है इनका प्रमुख सरकार का जो है पूर्ण स्वामित्व होता है। तो इस भूमि का जो केवल है एक छोटा सा भाग जो है वो निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें दोस्तों, इस स्थायी चारागाह क्षेत्र, ठीक है, इस पर सरकार का जो है वो स्वामित्व होता है। विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, उपवन मतलब बाग बगीचे। देखो, इस वर्ग में वे भूमि शामिल होती है जिस पर उद्यान एवं फलदार वृक्ष हैं। इस प्रकार की ज्यादातर भूमि निजी स्वामित्व होती है, मतलब प्राइवेट होती है। ठीक है, तो ये विविध रूप फसलों के उपवन के अंतर्गत क्षेत्र, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जिसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है, वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वे भूमि जो पिछले 5 वर्षों से अधिक समय तक कृषि रहित रहती हैं। मतलब 5 साल तक ऐसी पड़ी है, उस पर कोई कृषि नहीं करते हैं, कोई खेती नहीं करते हैं, ऐसी पड़ी है वो, और अधिक समय तक ऐसी पड़ी रहती है, वे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। कि वे भूमि जो पिछले 5 वर्षों से अधिक समय तक कृषि रहित रहती है, मतलब उस पर कोई खेती नहीं करते, कृषि नहीं करते, वे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि। और यहां से एक प्रश्न बनता है कि वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि किसे कहते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि उसे कहेंगे वे भूमि जो एक कृषि या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती हैं, वे वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती हैं। वे भूमि जो एक कृषि या उससे कम समय, कहने का मतलब वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहेंगे, ऐसी भूमि जो एक वर्ष से कम समय तक जो कृषि रहित रहती हैं, वो कहलाती है आपके वर्तमान प्रतिभूमि। जबकि पुरातन प्रतिभूमि ये भी कृषि योग्य भूमि होती हैं जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहती हैं, वो होती है पुरातन प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि वे भूमि जो 1 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहती है, वो होती है आपके वर्तमान प्रतिभूमि। और पुरातन प्रतिभूमि 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहती है, उस पर खेती नहीं करते हैं, तो वो होती है पुरातन प्रतिभूमि। तो ये दोनों प्रश्न यहाँ पर समझे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे देखो निवल बोया क्षेत्र। क्या, निवल बोया क्षेत्र। देखो, निवल बोया क्षेत्र मतलब जहां पर फसलें उगाई जाती हैं और काटी जाती हैं, वो निवल बोया क्षेत्र। ठीक है, वे भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती हैं तथा काटी जाती हैं, वो निवल बोया क्षेत्र कहलाता है। तो निवल बोया क्षेत्र किसे कहते हैं, वे भूमि जिस पर फसलें उगाते हैं और फसलों को काटते हैं, वो निवल बोया क्षेत्र। आगे देखे साझी संपदा संसाधन। अब एक नया चैप्टर अपना शुरू हो गया है, नया बिंदु स्टार्ट हो गया है, साझी संपदा संसाधन। देखो, वह भूमियां जो सार्वजनिक उपयोग के लिए होती हैं। साझा संपत्ति संसाधन से चारा, ईंधन तथा फल व औषधियां आदि प्राप्त होती हैं। ठीक है, साझा संपत्ति संसाधन में जिसमें सभी लोग जो है मिलजुल कर इसमें जो है सभी का अधिकार होता है, यानी सार्वजनिक होती है, कहने का मतलब साझी संपदा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। और इसी में देखते हैं आगे कि ये जो भूमि है, तो भाई किसान और महिलाओं के लिए इसका क्या महत्व है। जो भूमि अभी हमने देखी है, प्रमुख विभिन्न प्रकार की भूमियां, तो किसान व महिलाओं के लिए इसका क्या महत्व है। देखो, किसानों के लिए इसका महत्व यह है कि कृषि भूमि के बिना नहीं होती है। किसानों के लिए इसका क्या महत्व है कि भाई भूमि नहीं होगी तो वहां खेती कैसे करेंगे। ठीक है, इसलिए भाई भूमि का महत्व है किसानों के लिए। ठीक है, अगर भूमि नहीं होगी तो वो कहाँ खेती करेगा, तो भूमि का होना बहुत जरूरी है, इनके लिए महत्व है। पशु चारकों के लिए इसका महत्व, पशु चराने के लिए चारा का चाहिए। अब देख, पशुओं के लिए, अब जो पशुपालक होता है, पशुओं को पालने वाला, उसके लिए तो भूमि चाहिए ना दोस्तों, वो पशुओं को कहाँ चराएगा फिर। ठीक है, तो उसके लिए भी उपयोगी है, किसानों के लिए भी उपयोगी है, पशु चारकों के लिए भी उपयोगी है। इसके अलावा महिलाओं को चंग से आसानी से लकड़ियां मिल जाती हैं। अब जो कुछ भूमि सार्वजनिक होती है, तो वहाँ पर कुछ जो भी महिलाएं होती हैं वो जाती हैं उस भूमि पर और वो लकड़ियों को लेके आती है घर पर चूल्हा जलाने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब महिलाओं के लिए भी वो उपयोगी है भूमि। तो भू संसाधनों का महत्व, तो भूमि का यानी अलग अलग किसान में महिलाओं के लिए इस प्रकार महत्व आप लिख सकते हैं। अब देखो, भू संसाधन का उपयोग। देखो, भूमि का जो उपयोग है, अब इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं। देखो, भू संसाधनों का महत्व पूछा, महत्व क्या है। देखो, तो ये शॉर्टकट में आप लिखना है, किसान में महिलाओं के लिए महत्व पूछे तो इस तरीके से लिखना है। और भू संसाधन भूमि का किस प्रकार महत्व है, तो आप लिख सकते हैं इसमें किसानों के लिए महत्व है, महिलाओं के लिए महत्व है, साथ ही भूमि की गुणवत्ता कृषि कार्यों को प्रभावित करती है, साथ ही भूमिहीनता को गरीबी का सूचक माना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, भूमि का यानी महत्व है।
ठीक है, किस किस के लिए? किसानों, पशु चारकों के लिए इसका महत्व है, महिलाओं के लिए भी इसका अधिक महत्व है, भूमि की गुणवत्ता कृषि कार्यों को प्रभावित करती है। ये पॉइंट बाय पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हैं। इसके अलावा देखो, देखिए मौसमी फसलें, कौन सी फसलें? मौसमी फसलें। ऐसी फसलें जो मौसम के अनुसार बदलती हैं, वो मौसमी फसलें होती हैं। किसे कहते हैं? मौसमी फसलें, जो मौसम के अनुसार बदलती है। जैसे मौसमी फसलों को बांटा गया है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, ठीक है। तो यानी कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनकी ऋतु आने पर ही वो जो है, यानी वो फसलें उगाई जाती हैं। तो देखो, सबसे पहले रबी की फसल है। रबी की फसल, रबी की फसल शीत ऋतु मतलब सर्दी के अंदर, अक्टूबर दिसंबर के अंदर ये अपने बोई जाती हैं, ठीक है। तथा ग्रीष्म ऋतु यानी अप्रैल से जून के बीच ये काटी जाती है। जो रबी की फसल होती है, रबी की फसल, ये शीत ऋतु में बोई जाती है। कहने का मतलब अक्टूबर और दिसंबर में ये फसलें बोई जाती है, रबी की फसल, और इन्हें मार्च अप्रैल यानी ग्रीष्म ऋतु के अंदर इन्हें काट लिया जाता है। अब कौन कौन सी रबी की फसलें? गेहूं हो गया, चना हो गया, ये आप लिख सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून, हाँ मार्च अप्रैल जून के अंदर काट लेते हैं। लमसम मार्च में भी वैसे कटाई शुरू हो जाती है, फिर भी मान लो अप्रैल जून यहाँ पर दे रहे हो, अप्रैल जून याद रखे के बीच काटी जाती है। उदाहरण के तौर पर गेहूं हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, तो ये क्या है? ये अपनी रबी की फसलें हैं। अब बात करते हैं अपन खरीफ की फसलें की। खरीफ की फसलों में देखो, देखे खरीफ की फसलें में देखो, मानसून की पहली बौछार अर्थात जून जुलाई में ये बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जब मानसून की पहली बौछार पड़ती है जून जुलाई के अंदर, तो ये बोई जाती है जून जुलाई में। साथ ही सितंबर अक्टूबर में तो ये काट ली जाती है, ठीक है। और उदाहरण के तौर पे इसमें चावल, मक्का, कपास ये हो गई भाई, मूंगफली, ये सब खरीफ की फसलें हैं। और जायद की फसल में देखो, ये जो है रबी और खरीफ के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। इसमें तो देखो तरबूजा आ गया, खरबूजा आ गया, सब्जियां, जितने भी फल सब्जियां हो गए वो सब आपके जो है जायद की फसलों के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर देखो कृषि के प्रकार। कृषि के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं प्यारे मित्रों। कृषि के दो प्रकार हैं। एक तो होती है आपके सामने सिंचित कृषि, और एक और होती है आपके सामने, देखो आगे, एक तो सिंचित कृषि हो गई, और एक है आपके सामने कौन सी? वर्षा निर्भर कृषि। सिंचित कृषि किसे कहते हैं? सिंचित कृषि ऐसी कृषि जो जिसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। ऐसी कृषि जिसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, तो वो कौन सी कृषि होती है? वो आपके सिंचित कृषि होती है। और सिंचित कृषि को दो भागों में बांटा गया है, एक तो होती है रक्षित सिंचाई, एक होती है उत्पादक सिंचाई। जबकि रक्षित सिंचाई की बात करें तो रक्षित सिंचाई जो है वो आर्द्रता में कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना इसका प्रमुख कार्य है। और ये ज्यादा से ज्यादा जो है क्षेत्रों में नमी पहुंचाना और सिंचाई के द्वारा जल की कमी को पूरा किया जाता है। इसके द्वारा, किसके द्वारा? रक्षित सिंचाई के द्वारा। इसी में बात करें जैसे एक उत्पादक सिंचाई होती है, तो उत्पादक सिंचाई में क्या होता है? इसका उद्देश्य फसलों को अधिक से अधिक पानी देना, जल पहुंचाना, ठीक है। तो ये रक्षित और उत्पादक सिंचाई, नाम से पता चल रहा है सिंचित कृषि जिसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, दोनों में होगी सिंचाई सुविधा, रक्षित और उत्पादक। चलो, नमी पहुंचाने का कार्य रक्षित सिंचाई का है। नेक्स्ट है वर्षा निर्भर कृषि। ऐसी कृषि जो वर्षा पर निर्भर होती है। वर्षा होगी तो ही वो खेती कृषि हो पाएगी, नहीं तो सूख जाएगी। तो वर्षा निर्भर कृषि ऐसी कृषि जो वर्षा पर निर्भर होती है। एक तो होगी शुष्क भूमि कृषि, एक हो गई आर्द्र भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि, ये कृषि 75% से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। उदाहरण जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, ये कौन सी कृषि के उदाहरण है? शुष्क कृषि के उदाहरण है। तो प्रश्न पूछा जाएगा शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि क्या है, या वर्षा निर्भर कृषि किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं? तो वर्षा निर्भर कृषि ऐसी कृषि जो वर्षा पर निर्भर है, इसके दो प्रकार हैं, शुष्क कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। और एक हमने देखा था अभी सिंचित कृषि जिसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, दो प्रकार हैं, रक्षित सिंचाई, उत्पादक सिंचाई। ये प्रश्न जो है वो यहाँ पर याद रखना, मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये याद करें अच्छे से। और देखते हैं आगे, और देखो आर्द्र भूमि कृषि को देख लेते हैं। तो आर्द्र भूमि कृषि, ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा अधिक होती है। जैसे बात कर ले जूट, गन्ना, ये जो है ना गन्ना, ये उगाए जाते हैं, तो वहां पर अधिक इनके लिए पानी चाहिए, अधिक जल चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रमुख खाद्यान्न फसलें। अब ऐसी फसलें जो खाने के लिए काम में ली जाती हैं वो अपनी खाद्यान्न फसलें होती है। अब खाद्यान्न फसलों में देखो जैसे क्या हो गया, सबसे पहले आपके सामने जो मेन है वो है चावल। चावल पूछी जाती है एग्जाम में, चावल। तो चावल में मैंने बिंदु वही लिख रखा है इस प्रकार से, देखो भारत चावल का जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी कहने का मतलब चावल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, ये प्रमुख खाद्यान्न फसल है, खाने के लिए काम में ली जाती हैं। ज्यादा तापमान, देखो इसमें 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान की जरूरत होती है, ठीक है। इसके लिए तापमान ज्यादा चाहिए। और इसके उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य की बात करें तो आपके सामने हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है। ये जो है वो
चावल की दृष्टि से यानी एक तरीके से इनका ज़्यादा होता है इनका उत्पादन। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें बोई जाती है, कौन कौन सी? अमन और बोरो, ये तीनों तीनों ध्यान रखें, ठीक है। या पश्चिम बंगाल में चावल की कितनी फसलें बोई जाती है? 3 फसलें, अमन, ओस और बोरो, ठीक है। जब बरसात नहीं होती है तो हमें देखो हम जो है अमन यानी आशा लगा के बैठे होते हैं, आशा लगा के, आशा से याद ना ओश, आशा लगा के बैठे रहते हैं। और जब वर्षा होती है तो फिर हम अमन से ने, ठीक है, चैन से सोते हैं, अमन आराम से, अमन नींद की चैन से सोते हैं, तो अमन। और जब वर्षा हो जाती है तो फिर खेतों में कृषि करते हैं और फिर बोरा भरते हैं, तो बोरा, अमन ओश बोरो। ये कैसे कर ले आप याद कर लेना, इनको तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये चावल की कृषि में बस ये 5 पॉइंट याद रखे अच्छे से। नेक्स्ट आगे देखो, आगे है आपके सामने गेहूं। अब गेहूं की बात करें, गेहूं आपके सामने, गेहूं ट्रिटिकम एस्ट्रेइवम भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसे ठंडे तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा की जरूरत होती है। मुख्यतः राज्य की बात करें तो जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, एमपी हो गया, ये प्रमुख इसके राज्य हैं। चावल, सॉरी गेहूं, ये ध्यान रखें, गेहूं भारत की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है, प्रमुख उत्पादन करने वाला राज्य हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश। तीसरी फसल है, वैसे देखो एक तो चावल इंपॉर्टेंट है, बाजरा इंपॉर्टेंट है, ये दो पूछी जाती है बार बार, फिर भी गेहूं ये भी याद तो करने पड़ेंगे आपको। ज्वार की बात करें, ज्वार, ये इनमें पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो अधिक होती है। ज्वार देश की जो है वो तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें हैं। ये फसल वर्षा पर निर्भर होती हैं। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर ज्वार का उत्पादन होता है। देखो पहली फसल तो चावल है, दूसरी आपके कौन सी है? गेहूं हो गई। तीसरी पूछे तो तीसरे आपके यहाँ ज्वार है, ठीक है। सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में होता है भाई ज्वार। ये तीनों पॉइंट याद रखें। और आगे बात करें अपना बाजरा, देखो बाजरा की बात करें तो बाजरा क्या है? ये बलुआ और काली मिट्टी में उगाया जाता है। मुख्य राज्य बात करें तो राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, ये राज्य जो है प्रमुख बाजरा उत्पादन करते हैं। लेकिन इनमें भी देखो राजस्थान का फर्स्ट है, ध्यान रखना, राजस्थान का भारत के अंदर बाजरा उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, ठीक है। तो बाजरा ये बलुआ और काली मिट्टी पर उगाया जाता है। मुख्य राज्य ये याद रखें, मेन पॉइंट यहाँ पर ये लिखने हैं। और मक्का की बात करें तो मक्का देखो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री तक तापमान की इसमें जरूरत होती है। और मुख्य क्षेत्र बात करें तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार और एक आंध्र प्रदेश भी कर देना, ये प्रमुख राज्य हैं मक्का में। नेक्स्ट है भारतीय कृषि की समस्या। अब मैं आपको बता देता हूँ प्यारे मित्रों, आपको जैसे प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा कि प्रमुख खाद्यान्न फसलों का वर्णन कीजिए। तो खाद्यान्न फसलों में सब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको याद है, वैसे चावल करो तो चावल, गेहूं, ठीक है, मक्का, ज्वार, ये पॉइंट बाई पॉइंट आप लिखेंगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे। और इसी प्रकार से ये जो बिंदु भाई मैंने जो करवाए हैं वो लिखने हैं, ठीक है। तो देखो भारतीय कृषि की समस्या इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज तक का जो कई बार पूछा गया है। और ये 100% चाहे हाफ ईयरली हो चाहे आपके ईयरली हो, ये बार बार पूछा जाता है भारतीय कृषि की समस्या। तो देखो यहाँ पर लिख रखे आपके सामने 5 पॉइंट। जो भारतीय कृषि है वो क्या है? मानसून निर्भर है, यानी भारतीय कृषि जो है मानसून पर निर्भर है। दूसरी निम्न उत्पादकता, तीसरा ऋणग्रस्तता, और ये छोटे खेत और वाणिज्यीकरण का अभाव। अब ये 5 पॉइंट जो है वो आपको याद होने चाहिए। एक एक पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले मानसून निर्भर। देखो ये जो आपके कृषि है ना दोस्तों, ये जो आपके भारतीय जो कृषि है ये मानसून निर्भर है। मानसून निर्भर मतलब भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, क्योंकि भारत में ज्यादातर जो क्षेत्र हैं देखने को मिलेंगे वो सूखाग्रस्त हैं। अब सूखाग्रस्त हैं, इसलिए दोस्तों जो है प्रमुख किसान जो है वो किस पर किसान जो है वो मानसून पर निर्भर के कब वर्षा होगी और कब खेती करे, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है भारत का जो है वो अधिकांश क्षेत्र जो है वो सूखाग्रस्त होने के कारण हमारी भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। दूसरा है निम्न उत्पादकता, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता जो है वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि भारत की फसलें जैसे प्रमुख चावल हो गई, गेहूं है, अनाज की पैदावार अमेरिका और रूस से अधिक नहीं है, ठीक है। यानी अमेरिका और रूस में तो जो है इनकी उत्पादकता अधिक है, लेकिन हमारे भारत में कम है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता जो है बहुत कम है, हो गया। इसके अलावा ऋणग्रस्तता में बात करें तो देखो ऋणग्रस्तता, देखो आधुनिक कृषि में लागत आती है। अब आपको पता है प्यारे मित्रों, अब टेक्नोलॉजी का लगातार प्रौद्योगिकी का विकास हुआ,
तो भाई जो आधुनिक कृषि, जो वर्तमान में जो हम कृषि करते हैं, इसमें लागत आती है खेत को किस प्रकार जोतना, ठीक है, फिर उसमें उड़ना, फिर फसलों की वापस कटाई करना, तो इसमें लागत आ रही है, बहुत अधिक है, लागत जो है बहुत अधिक है। तथा भारत किसान गरीब है, भारत के किसान गरीब हैं तथा वे ऋण लेते हैं, मतलब खेती करते हैं तो उनके पास पैसे नहीं है, वो कई उधार ऋण लेते हैं, ठीक है, दूसरे से, और ऋण लेकर वो खेती करते हैं, और परंतु कृषि से इतना नहीं कमा पाते हैं और स्वयं कर्ज में डूब जाते हैं। अब खेती तो बे किसान करे, भारतीय किसान पहले से ही गरीब है बेचारे, खेती करते हैं, ठीक है, कृषि करते हैं और ऋण लेके करते हैं, और कृषि से इतना नहीं कमा पाते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। तो ये प्रमुख आपके सामने जो है प्रमुख समस्या है, ऋणग्रस्तता, ठीक है। चौथा है आपके सामने, देखो देखे, वाणिज्यीकरण का अभाव। वाणिज्यीकरण का अभाव का मतलब हो गया भारत के अधिकतर जो किसान हैं वो खाद्यान्न की फसलें अधिक उगाते हैं और व्यापारिक फसलें जो है बहुत कम उगाते हैं। व्यापारिक फसलें ऐसी फसलें जो बाजार में बेचने के लिए काम में ली जाती हैं, जैसे बात करें कपास हो गया, ठीक है, ऐसी फसलें, ठीक है, जूट। अब यहाँ पर जो है ना दोस्तों, ये प्रमुख खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं, चना, बाजरा, ये बहुत कम उगाते हैं, तो ये वाणिज्यीकरण का अभाव है। तो ये मोटे मोटे तौर पर ये प्रमुख पॉइंट आपको लिखने हैं, और इसी के साथ हमारा जो है वो चैप्टर कंप्लीट होता है। वाणिज्यीकरण का अभाव तो हो गया है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये था भू संसाधन तथा कृषि। मैन जहाँ से प्रश्न पूछते हैं वो ये सब मैंने करवा दिए। नोट्स आप जरूर ले लेना, 60 रुपये उसकी प्राइस है, बिल्कुल कम प्राइस के अंदर आपको जो है वो कंप्लीट नोट्स दोनों बुक के मिल जाएंगे। मेरे व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो, 8955661301। इन नंबरों पर आप मैसेज कर दीजिएगा। ओके।